हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का फर्स्ट और हमारे 10th सिलेबस का 12th लेसन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरली आप ये शब्द से वेल नोन हो, आपको पता है उसके बारे में कि जो हमारे मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। लाइक हमारे घरों की हमारे घरों में जो अप्लायंसेस है वो चलने से लेके तो जनरली बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स को, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स, पिछले आपने 7th-8th क्लासेस में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे तैयार होता है। लाइक आपने एक कॉम का हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम किसी हेयर कॉम को अगर अपने हेयर्स में रब करते हैं और उनको फिर कोई पेपर के पीसेस के पास में लेकर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर। और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, वो जो पेपर के जो पीसेस है वो क्या चले जाते हैं, पेपर के पीस जो है वो क्या होते हैं, उस चार्ज के साथ में अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि किसमें प्रेजेंट है? कॉम में। ठीक है। और एक एग्जांपल जो था, जैसे कि ग्लास रॉड, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में बेसिकली पढ़े थे। लाइक जो ग्लास रॉड है उसको अगर हम रब करते हैं, अगर ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ में। किसके साथ में? सिल्क क्लॉथ के साथ में। तो वहां पर भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पर तैयार होता है। और वो जो तैयार होता है उसमें रहते हैं 2 प्रकार के चार्जेस। कितने प्रकार के चार्जेस रहते हैं? 2 प्रकार के। लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के चार्जेस हमें पढ़ना है, जिससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं अपने आज के इस लेसन की, जो कि देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको पूरी जानकारी है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। किससे डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर Q से। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर Q के साथ में। उसके बाद में अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके भी कुछ रूल्स हैं, अट्रैक्ट होने के, रिपेल होने के। हाँ, तो देखो उसके बारे में जान लेते हैं। अपोजिट चार्जेस, जिसको हम अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो 2 चार्जेस है ये अपोजिट चार्ज है, जिसको हम कौन सा चार्ज कहेंगे? अनलाइक चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन में, अगर हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, और कोई पॉजिटिव चार्ज अगर कोई दूसरा सब्सटेंस उसके पास में अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ में वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के तरफ, और वो वहां पर प्रोड्यूस करेंगे फिर करंट। वो वहां पर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? करंट। जनरली जो हम बात करेंगे अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो उसमें ये ध्यान रखना है हमें कि अपोजिट चार्जेस, जिसको हम अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, लाइक अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है या फिर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, ठीक है, 2 चार्जेस है, तो दोनों अगर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कैंसल करेंगे। ठीक है। और अगर अनलाइक है तो, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके। उसके बाद में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो क्या है? कूलम। उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में डिनोट करेंगे, किस में बताएंगे, किस में एक्सप्रेस करेंगे? कूलम में। किस में एक्सप्रेस करेंगे? कूलम में। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल C। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल C। ओके। देन अब कूलम का जो चार्ज है वो क्या होगा? एक्चुअली व्हाट डज मीन कूलम? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कूलम? देखो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम व्हिच इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग इक्वल रहेगा। जो कूलम है वो क्या है? बोले हमने इक्विवेलेंट है टू द चार्ज कंटेंट इन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कूलम में जितना चार्ज रहेगा, कूलम की जो वैल्यू है एक्चुअली वो क्या रहेंगी? 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18।
मतलब कि 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का जब चार्ज हम कंप्लीट करेंगे, मतलब उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब चार्ज हम क्या करेंगे एक साथ लाएंगे, तो उतना चार्ज सिर्फ 1 कूलम का रहेगा। उतना चार्ज किसका रहेगा? ओनली 1 कूलम का रहेगा। मीन्स 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा उसका मीनिंग होता है। मतलब कि कूलम अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, किसके लिए? चार्ज के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में प्रेजेंट रहेंगे, ऐसा उसका मीनिंग होता है। आगे हम पढ़ते हैं फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की ओर। देखो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमको इलेक्ट्रिसिटी के आइडिया क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। कंडक्टर मीन्स व्हाट, इंसुलेटर मीन्स व्हाट। अब कंडक्टर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, मतलब कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो मीन्स किसका फ्लो होगा? वहां पर चार्जेस का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा? चार्जेस का फ्लो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कोई मटेरियल में, तो उसका फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद में उसका एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो वो क्या है? सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये बड़ी जनरल टर्म्स है जो हमने पहले भी पढ़ी थी, हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में हम आते हैं अभी इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स टोटली अपोजिट है कंडक्टर का। इंसुलेटर्स क्या है? टोटली अपोजिट है कंडक्टर्स का। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं उसे हम कहेंगे इंसुलेटर्स। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होंगी क्या उन सब्सटेंसेस में? नहीं होंगी। ऑब्वियस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव होते हैं तभी वहां पर इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं हो पा रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट तैयार होगा क्या? नहीं होगा। ओके, लाइक प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, ये सब एग्जांपल्स है इंसुलेटर्स के। ठीक है, तो आपको आई होप कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई मेटल में बोलो तो, या फिर जैसे कंडक्टर जो है लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये मेटल्स है। ठीक है, तो इन मेटल्स में क्या होते हैं? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर मूव ही नहीं हो रहे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होंगी क्या? फिर नहीं होंगी, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एटम है तो उसके न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में होने के लिए वहां पर किनकी जरूरत होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स। ओके, उसके बाद में हम बढ़ते हैं अभी आगे। पहला हमें समझना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हमें समझना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक और करंट, ये दो शब्दों का जो मीनिंग है वो समझ लो। स्टैटिक का मीनिंग ही होता है रेस्ट या फिर स्टेशनरी, रुका हुआ। स्टैटिक ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट में होना। अगर कोई पार्टिकल है या फिर कोई सब्सटेंस है जिसका जो मूवमेंट हो ही नहीं रहा बिल्कुल, उसको हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस या फिर वो पार्टिकल किस में है? स्टैटिक पोजीशन में। कौन से पोजीशन में है वो? स्टैटिक पोजीशन में। करंट का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? द सब्सटेंस विच शोज द मूवमेंट। ऐसे सब्सटेंस जो क्या शो करेंगे? मूवमेंट, वो मोशन में रहेंगे, उसको कहेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन इन अ रेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट। मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो क्या रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। वो किस में रहेंगे? रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, मतलब कि स्टेशनरी पोजीशन में रहेंगे। और स्टेशनरी में है मतलब कि वो क्या रहेगा? उसमें फ्लो होगा क्या इलेक्ट्रॉन्स का या फिर चार्जेस का फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो वहां पर कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी तैयार रहेंगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर, जैसे कि
कि अपन अगर बात करेंगे तो जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को अगर हमने रब करे, इसमें रब करे सिल्क क्लॉथ के साथ में, तो ग्लास रॉड के अंदर भी चार्जेस क्या होंगे, तैयार होंगे, लेकिन वो फ्लो होंगे क्या, वो उनका मोशन होगा क्या उन चार्जेस का, नहीं, वो एक्टिव हो जाएंगे जनरली, लेकिन वो मोशन नहीं होगा उनका। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, लाइक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस है आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये क्या रहेंगे, फ्लो करेंगे, ये मोशन में रहेंगे, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो किसको शो करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है, प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है कि वो क्या तैयार करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। किसे प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। चलो आई होप कि आपको इतना पूरा समझ गया हो। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जब आप लेसन को शुरुआत करते हो तो सबसे पहले हमें बेसिक्स के साथ में शुरुआत करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स व्हाट, किस तरीके से उनका फ्लो होता है, क्या उनके रूल्स है उसको फॉलो करने के, देन आफ्टर उसका यूनिट चार्ज का वैल्यू उनकी, ये सारी चीज़ों के ऊपर में भी आपका पूरा ग्रिप बन के रहेगा ना। उसके बाद में अभी सबसे पहले तो आप प्रेजेंट ही लगा देंगे सभी बच्चे। उसके बाद में देखो आप आएंगे हम वर्क डन पे। जनरली ये जो वर्क डन है ये हमारे यहाँ के लेसन में अभी काम में नहीं आएगा, बस आगे में आएगा, इतने पार्ट में नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना जरूरी है, तो हम शॉर्ट में उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। देखो वर्क डन मीन्स व्हाट, अ फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स जो कि क्या करेगा, कोई एक बॉडी जो रेस्ट में है उसको एनर्जी प्रोवाइड करके क्या करेगा, मूव करेगा। एक फोर्स के साथ में क्या करेगा, मूव करेगा। फोर्स दे रहा है मतलब क्या दे रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपने पढ़े भी है प्रीवियस स्टैंडर्ड में कि हम अगर कोई वर्क अगर डन हो रहा है, कोई वर्क डन हो रहा है, मतलब उसमें क्या एसोसिएट रहेंगी, एनर्जी। क्या एसोसिएट रहेंगी, एनर्जी एसोसिएट रहेंगी। तो वर्क डन मीन्स व्हाट, अ फोर्स बाय विच और हु मेक्स द बॉडी मूव देन द वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, वर्क वहाँ पर हुआ है, कोई काम वहाँ पर डन हुआ है। देखो फिर डायरेक्टली हम इसका भी फॉर्मूला जो है, अगर हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे बोले तो उसका जो आएगा वो ये रहेगा कि वर्क डन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वर्क डन का वो क्या है, फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस। इसको शॉर्ट में लिखना है W इक्वल टू F इंटू एस। ये आपको फिलहाल के लिए अपने बेसिक्स के साथ में हमने शुरुआत कर दी, इसलिए आपको थोड़ा लिख के रखना है। हम जो अभी अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू होता है, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे तैयार होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो स्टार्टिंग में हमने बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, इनका फ्लो होना, बिकॉज ऑफ कि उनका अगर फ्लो नहीं होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरली एसोसिएट रहता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। किसके ऊपर में एसोसिएट रहता है वो, किसके ऊपर में डिपेंड रहेगा वो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो देखो ये डेफिनेशन में भी वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं मेटल वायर को, क्योंकि जनरली मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो मेटल वायर है उन्हीं में से हम नॉर्मली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम कॉपर की जो कॉइल्स है वो ज़्यादा यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। आपने अपने घरों के अगर पंखे या फिर कूलर वगैरह की जो मशीन देखोगे तुम, या फिर जो जनरली जितने भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, तो उसके जो इंटरनल पार्ट में आपको देखने मिलेगा एल्यूमिनियम कॉपर, इनके कॉइल्स का ज़्यादा यूज होता है। मतलब ये जो है ये ऐसे मेटल्स है, ऐसे कंडक्टर्स है ये, कि जो वेरी इजीली और अच्छे क्वांटिटी में क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो अच्छा बनता है। ठीक है, सो उनका हम यूज करेंगे यहाँ पर मेटल वायर का। देखो फिर और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर
सच एज अ मेटल वायर। अब ये हो गया हमारी जनरल डेफिनेशन। उसके बाद में जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का, हम यहाँ पर क्यों मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो नेट हमारा जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द, यहाँ से अभी ध्यान दो, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। मतलब अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक करंट का, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट सेकंड में, एक यूनिट टाइम में, तो उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो दिया हुआ है वही, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के पर्टिकुलर पॉइंट से जब वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना शुरू होते हैं, तो जितने चार्जेस वहाँ पर फ्लो होंगे इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो होंगे वो रहेगा हमारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो रहेगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम शो करते हैं लेटर आई से, इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो करेंगे, लेटर कैपिटल आई से। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ यूनिट टाइम। ध्यान में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है ये, चलो इसको हम बॉक्स कर देंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बॉक्स कर देंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब दूसरी चीज, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये जो करंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये जनरली हम जो है ये किसने दी हुई थी, एम्पियर ने दी हुई थी। तो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट को, उसको एक मतलब क्रेडिबिलिटी देने के लिए हमने उसका जो SI यूनिट है वो क्या रखे हैं, एम्पियर। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। देन आफ्टर इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, जो एम्पियर है उसको किससे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल लेटर ए के साथ में। अब जो मैग्नीट्यूड है एम्पियर का, उसके लिए भी एक डेफिनेशन है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर हम जनरली बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज वगैरह में लगता है, उसके लिए अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं पावर के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में जो एम्पियर है वो एक एम्पियर का जो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो कितना होता है उसकी भी डेफिनेशन हमें पढ़ना है कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर मींस हाउ मच। देखो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन में जो इंटरनल अंदर से जो कंडक्टर के या फिर कोई मेटल लिए हमने, मेटल वायर लिए, तो उसके क्रॉस सेक्शन में मतलब उसके एरिया में पर्टिकुलर उस एक मेटल वायर के एरिया में, उसको कहेंगे उसका नाम क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, then the electric current flowing through it is called as via 1 ampere। मतलब कि अगर कोई मेटल वायर का क्रॉस सेक्शन है जिसमें 1 कूलम का चार्ज एक 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो उस तब हम क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर वहां पर क्या तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। रिपीट कर रहा हूं क्या बोला गया है वो, when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में, then we say that the electric current flowing through it is said to be a 1 ampere। तब हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है। सो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ये मैंने साथ में दिया इसको। अब देखो 1 एम्पियर, अब 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। इसको फिर अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर, सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको 1C अपॉन 1S स्मॉल में, ठीक है। अब ये जो हो गया ये स्टैंडर्ड हो गया,
ये जो हो गया ये स्टैंडर्ड बन गया हमारा। इसको अभी हम क्या करेंगे, मिली एम्पियर में शो करेंगे। ये जो आपका जो करंट है ये एम्पियर में है, इसको हम उससे भी छोटे यूनिट में शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई सब्सटेंस में काफ़ी कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको एम्पियर में अगर हम शो करेंगे तो काफ़ी छोटा हो जाता है, 0.000 में भी चला जाता है कभी कभी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको अलग दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट में शो करेंगे, जो कि उसका नाम है मिली एम्पियर। उसका जो यूनिट है वो क्या है, मिली एम्पियर। आई होप ये आपने वर्क का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखो अभी उसके बाद में ये हो गया, फिर लिखेंगे मिली एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1/1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 मिली एम्पियर। देयरफॉर ये जो 1000 है इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ मिली एम्पियर लिख सकते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होगा 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होगा, वो मेरी गलती हो गई वहाँ पे कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर। गॉट इट। देन आफ्टर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये अब इसको ऊपर लेके जाओ, सो ये बन जाएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये क्या बन जाएगा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये हो गई आपकी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए SI यूनिट की क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद में अगर मिली एम्पियर से भी छोटा अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मिली एम्पियर से छोटे में भी अगर हमको यूनिट दिखाना है, तो वो रहेगा हमारा माइक्रो एम्पियर। वो कौन सा रहेगा, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो एम्पियर से को अगर हमको डिनोट करना है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक के हमको ये ध्यान में रखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। वो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। देन जो आपके जो टेक्स्ट बुक का जो पेज स्टार्टिंग का पेज है, आपके टेक्स्ट बुक का जो स्टार्टिंग का पेज है, उसमें भी आपको एक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि हमने अभी पढ़े। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर इन सच अ मेटल वायर। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी दिया हुआ है, जिसको हम अभी आने वाले सेशन में पढ़ रहे हैं। अभी मतलब अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। वेरी इजी, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने कि डेफिनेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको लिखने के इसमें थोड़ा सा तुम तरीका बनाओ, आपको ये भी लिखना पड़ेगा और उसकी मैग्नीट्यूड का भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। फिर ये आ जाता है, इसका लिखना पार्ट आ जाता है। ठीक है, फिर एम्पियर को आप बताओगे, डिस्क्राइब करोगे, और ये बता दोगे उसका। ठीक है, इसके ऊपर का जो न्यूमेरिकल्स है वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन लेते हैं अपने वाले। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लो इतने पार्ट का। तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए, आपको क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होंगी, मैं ऐसा समझता हूँ। आगे में अभी हम पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ एमीटर। मतलब हम जिस इंस्ट्रूमेंट के यूज से करंट को मेजर करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, एमीटर। जनरली एक्सपेरिमेंट ही नहीं, जितने भी हमको करंट वगैरह अगर हमें मेजर करना है, कोई भी अप्लायंसेस में बोलो या फिर कोई भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वो अगर हमें काउंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एमीटर का। किसका यूज करेंगे, एमीटर का। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर। ठीक है, देन एमीटर की एक खास बात ये होनी चाहिए कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, वो आपको आगे में भी आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को अपोज करता है, मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकता है वो। ठीक है, तो वो एक उसका काम होता है, कभी कभी वो रेजिस्ट करता, अपोज करता। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो
क्या होना चाहिए, कोई भी एक एमिटर का रेजिस्टेंस है जो क्या रहना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कोई मेटल में या फिर कोई कंडक्टर में, तो उसका जो फ्लो है वो क्या कर देगा, वो कम नहीं होने देगा। अगर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहा तो जो करंट का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, कम हो जाएगा, मतलब हमें वैल्यू भी प्रॉपर नहीं आएगी करंट की। और अगर रेजिस्टेंस अगर कम रहा तो वो बैलेंस रहेगा वो एमीटर, और वहाँ पर फिर एक्यूरेट करंट की वैल्यू वो ले सकेगा। तो वो एक बात आ जाती है, वो आपको ध्यान में रखना है, मैंने लिख कर नहीं दिया वो, लेकिन ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में अभी डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हम जानेंगे कि फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा। जनरली देखा जाए तो जो करंट है उसमें दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और कोई भी कंडक्टर या फिर कोई भी मेटल वायर जो हम कंसीडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पर भी क्या वो कंडक्टर को हम करेंगे एक सेल से अटैच या फिर बैटरी से अटैच, जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। हम क्या करेंगे, कंडक्टर को बैटरी से अटैच करेंगे जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो दो टर्मिनल्स है ये डिसाइड करेंगे कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, ठीक है। तो जनरली अगर कन्वेंशनल करंट अगर देखा जाए, कन्वेंशनल ये शब्द इसलिए यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, मतलब सर्किट की वगैरह, तो वहाँ पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो उल्टा दिखाया गया है एज कंपेयर टू एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट। देखो, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट माना गया जो डायरेक्शन है फॉर द स्टडी, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कि अगर कन्वेंशनली हम देखेंगे तो जो डायरेक्शन रहेंगी इलेक्ट्रिक करंट की वो रहेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी। जैसा मैंने बताया, अगर पर्टिकुलर कोई सेल है जिसका ये सिंबल है बैटरी और सेल का, इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो जो फ्लो ऑफ करंट रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब ये मैंने अभी यहाँ पर तुमको समझाने के लिए बताया, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, मैंने तुमको समझाने के लिए बताया कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल वो जो फ्लो ऑफ करंट है वो रहेगा, जो डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनली एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, मेटल वायर में या फिर कंडक्टर में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं एक्चुअली। लेकिन इन सर्किट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो करंट है वो कैसे, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डिफरेंस समझ में आया। कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल क्या होगा, फ्लो होगा, उसकी डायरेक्शन वो रहेगी। और एक्चुअल जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनली इन अ सर्किट वी सीन दैट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। उसको और डीप में अच्छे से समझेंगे, अभी जस्ट सामने भी हो। देखो यहाँ पर हमको दो केसेस पढ़ना है, एक पहला कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा अगर वहाँ पर कोई सेल या फिर बैटरी अटैच नहीं है, तो मतलब इसको हम किसी भी प्रकार का करंट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कंडक्टर है या फिर कोई मेटल होगा ये, तो ये मेटल वायर सपोज आपका पूरा है मेटल वायर जिसका ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अभी कोई भी सेल या फिर कोई भी बैटरी अटैच नहीं है। अब वो अटैच नहीं है मतलब इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है क्या, नहीं पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो रहे हैं, इनकी जो डायरेक्शन है ये परफेक्ट दिख रही है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ये परफेक्ट नहीं है। मतलब कि इनका जो फ्लो है, इनकी जो डायरेक्शन है ये क्या नहीं है, इट इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट रेगुलर। क्यों नहीं है रेगुलर, बिकॉज कि इनमें कोई भी सेल या फिर बैटरी लगी हुई है क्या, नहीं, मतलब इनका फ्लो भी कन्वेंशनल नहीं है और ना ही एक्चुअल है, ये कोई भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव हो रहे हैं। जब हम दूसरी ओर देखेंगे, जब हम उसी मेटल वायर में क्या लगा रहे हैं, सेल अटैच कर दे रहे हैं, उसी मेटल वायर में क्या अटैच कर दे रहे हैं, सेल अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की वो क्या रहेगी, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की वो क्या होगी, ये वे में रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये रहेगा करंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं वहां पर। तो इस पर से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी मेटल वायर को या फिर कोई भी कंडक्टर को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर उसको हम सेल या फिर बैटरी अटैच करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और जो करंट का जो फ्लो है वो रहेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बस यही हमको बताना था कि एक वायर में, पर्टिकुलर वायर में फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर वायर में फ्लो ऑफ करंट किस तरीके से होता है, ये हमें यहाँ पर समझना था। इसके बाद में हम अभी आएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर, इसके बाद में किस पर आएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर में। इतने पार्ट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की ओर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब कि सपोज करके चलो कि अगर सपोज ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा कि फ्रॉम एक, सपोज हमारे पास में चार्ज है, मूविंग चार्ज है क्यू, हमारे पास में मूविंग चार्ज है क्यू, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज को फ्लो होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे कहा जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या कहा जाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज। मतलब ये यहाँ से जा रहा है पॉइंट बी तक के, ये जो है पॉइंट ए से लेकर जा रहा पॉइंट बी तक के, तो इतने बीच में फ्रॉम ए टू बी जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ना वही बोला गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब यहाँ पर मैंने ये नॉर्मली बताया, हमको ये किस में देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसका हम अभी आगे में उसके डायग्राम वगैरह के हेल्प से अपन उसको पूरा अच्छे से करेंगे। देखो अभी डिफाइन एज, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट चार्ज, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक मूविंग यूनिट चार्ज के ऊपर में होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब वो जब मूव हो रहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के, सपोज हो सकता है कि वो ऐसा पूरा एक लूप में हो जाए, मतलब यहाँ तक क्या है ना, यहाँ तक कि ये अगर सपोज 2 पॉइंट है ए और बी, तो यहाँ से शुरुआत करेगा, ऐसा पूरा फ्लो होगा और यहाँ तक क्या है वो चार्ज। तो इतना जितना भी उसको फ्लो होने के लिए क्या लग रहा, वर्क डन लग रहा, उसको हम कहेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मूव। अब पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम वोल्ट, ये जो है उसका एसआई यूनिट है, समटाइम हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के फॉर्म में भी शो करते हैं, समटाइम हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के फॉर्म में भी शो करते हैं। तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। देखो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद में वोल्ट की क्या डेफिनेशन रहेगी, 1 वोल्ट के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी, 1 वोल्ट के लिए डेफिनेशन रहेगी कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कि क्या है, 1, हम कब कहेंगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जब
जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा किसी मूविंग चार्ज के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए, किसी मूव करने वाले 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन वहाँ पर होगा तो उसको कहेंगे हम 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मीन्स वहाँ पर 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा हमारा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो कूलम है इसको न्यूमरेटर में लेकर जा रहे हैं। न्यूमरेटर में जब लेकर जाएंगे उसका पावर जो है वो इनवर्स में चला जाएगा। यहाँ पर पावर 1 था, उसका पावर ये न्यूमरेटर में गया तो नेगेटिव पावर बन गया, इसलिए उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि होता है वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमको जिसकी ज़रूरत होती है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, सो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इस वजह से जो करंट है वहाँ पर वो सर्किट में वो क्या रहता है, काफ़ी निग्लिजिबल। मतलब जो करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा तो वहाँ पर क्या होगा, जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा। ठीक है, वैसे उसका मीनिंग होता है। उसके बाद में आपको क्या है, वहाँ पर भी कुछ जो सैम्पल प्रॉब्लम्स है वो दिए हुए हैं। जो सैम्पल प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 202, पेज नंबर आपका 202, उसमें एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास में फॉर्मूला भी है, वोल्ट इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो हम क्या करेंगे, उस पर से हमको वर्क डन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन होमवर्क में करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। सर्किट डायग्राम की ओर बढ़ते हैं तो इतने पार्ट का पहले आप जो है ये ले लो स्क्रीनशॉट समझने के लिए। उसके बाद में हम जाएंगे फिर सर्किट डायग्राम की तरफ। चलो, अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी हमें जानना है कि जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक करंट को शो करने के लिए कुछ सर्किट डायग्राम्स का जो हमको बनाना है, उसके लिए हमको उन कंपोनेंट को लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर, देन आफ्टर हम बात करेंगे लाइक सेल, प्लग की स्विच ऑन है ऑफ है, वो शो करने के लिए हमको कुछ सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। तो हम उसके मदद से क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बना के स्टडी करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, किस तरीके से उसमें हमको सीरीज में कैसे करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कैसे फ्लो होगा तैयार रहेगा उसमें, ये सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना है। देखो अभी कंपोनेंट और उनके सिंबल्स स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के साथ में, क्योंकि सबसे पहले हम जब कंडक्टर को कनेक्ट करें तो वो किसके साथ में करे थे, सेल के साथ में या फिर बैटरी के साथ में अटैच कर देते थे टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिक करंट। देखो फिर इलेक्ट्रिक करंट सेल के लिए क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। ये दो टर्मिनल्स रहेंगे जो कि उन टर्मिनल्स को अटैच रहेगा एक सपोज एक कंडक्टर। ठीक है, बैटरी के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, बैटरी मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल, जिसको हम बैटरी भी बना सकते हैं, जिसको हम बैटरी बोलते हैं एक्चुअली। तो वहाँ पर क्या रहेगा, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स, क्या रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, तो ये उस साइन से शो करते हैं। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इनकी, बिना देखकर ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्लग की या फिर स्विच जिसको हम कहते हैं, जिसमें से ओपन रहा तो डॉट नहीं दिखेगा आपको और क्लोज रहा तो ये डॉट, बस यही डिफरेंस है स्विच ओपन और क्लोज में। ठीक है, ओपन रहा तो डॉट नहीं दिखेगा, क्लोज रहा तो वहाँ पर डॉट दिखना लाजमी है। उसके बाद में एक वायर का जो जॉइंट है वो देखो क्या किस तरीके से दिखाता है। सपोज एक पहला वायर है, उसको हमने किसी दूसरे वायर से ज्वाइन कर दिए, तो इस साइड से शो करेंगे। जब हम क्या बनाएंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जब हम कोई एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसको किससे शो करेंगे, ये वायर के जॉइंट के साथ में। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर शो करना है हमें तो कुछ इस प्रकार से, लाइक ये फिर से बना कर दिखाता है इसको, इस प्रकार से हम शो करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब को। रेजिस्टर बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, अब आगे में पढ़ेंगे हम रेजिस्टर का क्या मीनिंग होता है, क्या यूज होता है। तो वो रेजिस्टर कैसे शो करेंगे वो देख लो। अगर रियोस्टेट है तो वो कैसे शो करेंगे, वो भी है यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टर, जिसका दूसरा नाम है, उसको भी पढ़ेंगे डीप में हम। एमीटर और वोल्ट मीटर अभी हमने पढ़े, वोल्ट मीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है। जो करंट है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, एमीटर का, टू मेजर द करंट एंड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, वोल्ट मीटर का। यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल
ये है आपको यहाँ पर कंपोनेंट जिसको आपको पूरा बनाना है अपने कॉपी में बनाने के साथ साथ ये आपको क्या करना है कि इनका सबका जो सिंबल्स है वो याद करना पड़ेगा। याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको जब सर्किट बनाने आएगा तो वहाँ पर हमको बनाने जमने होगा बिना देखे उन सिंबल्स के साथ में। उसके बाद में अभी हमारे सर्किट डायग्राम के ऊपर में व्हाट डज इट मीन, क्या होता है उसका मीनिंग। देखो अ सर्किट डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट एक पर्टिकुलर सर्किट में कितने डिफरेंट कंपोनेंट हैव बीन कनेक्टेड, किस तरीके से वो कनेक्टेड है एक दूसरे से by using the electrical symbol for the component, मतलब जब हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज करेंगे उन कंपोनेंट के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का जब हम यूज करेंगे तो वो किस तरीके से अपने एक मेटल वायर के साथ में बोलो या कनेक्टिंग वायर के साथ में किस वे पे वो कनेक्टेड रहेंगे एक सर्किट में, उसको कहेंगे हम सर्किट डायग्राम। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए सर्किट डायग्राम लिए है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो स्क्वायर शेप में जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, कनेक्टिंग वायर है। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, जहाँ से करंट फ्लो होगा, जहाँ से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो देखो कनेक्टिंग वायर पहले किससे जुड़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के सेल के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ के उसके बाजू में हमको क्या दिया हुआ है, स्विच प्लग की दी हुई है हमको, जो कि क्लोज है। ऐसा साइन रहा तो क्या है, वो क्लोज है, दिख रहा है आपको, प्लग की क्या है वहाँ पर, क्लोज है। समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद में ये जो करंट का जो है, ये है फ्लो ऑफ द करंट शो कर रहा है यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा है ये एरो, ये मैं बार बार यहाँ पर बना रहा है, कैसे रहेगा वो। तो ये जो सिंबल्स है ये क्या शो कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बोला था जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, वो फ्लो होगा कोई पर्टिकुलर सर्किट में। तो वही हमको यहाँ पर देखने में मिल रहा है। आगे में फिर देखो यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, तो ताकि हम करंट को मेजर कर सके। उसके बाजू में रेजिस्टर की अगर कोई डिफ्लेक्ट करंट है, जो हम आगे भी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको रेजिस्ट करने के लिए भी, करंट को रेजिस्ट करने के लिए भी क्या है, रेजिस्टर लगा हुआ है। रेजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वहाँ पर प्रेजेंट है वो काउंट करने के लिए भी हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए, क्या काउंट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना वर्क डन हो रहा वो काउंट करना पड़ेगा ना हमें। तो वर्क डन काउंट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और फिर फाइनल जो है ये हमारी स्विच है, जहाँ पर ऑफ है, अगर ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा और ऑफ कर दे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। ये है अपनी फिगर किसके लिए, सर्किट डायग्राम के लिए। किसके लिए, ये सर्किट डायग्राम के लिए। आई होप ये काफी आसान है, सर्किट डायग्राम बनाना उतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये सिंबल्स जो है ये याद करने पड़ेंगे और कैसे उनका यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हो गई अपनी, तो उसके बाद में हम इजीली सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं कि कैसे कैसे वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, कैसे कैसे वो कनेक्टेड है। एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या हुआ है कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स है ये कनेक्टेड है एक सेल के साथ में। सेल के दो से टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से वो शुरुआत हुआ तो वो क्या हो रहा है, वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो अगर हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बीच में क्या क्या आ रहा है, एक एमीटर आ रहा है जो कि करंट मेजर करने के लिए यूज होगा। रेजिस्टर है, करंट को अगर अनवांटेड करंट अगर आ रहा है तो उसको डिफ्लेक्ट करेगा, अपोज करेगा करंट को। फिर कितना रेजिस्टेंस वहाँ पर है वो काउंट करने के लिए भी हमको क्या लगेगा, वोल्ट मीटर। क्या लगेगा, वोल्ट मीटर, है ना। मतलब कि जो वर्क डन कितना हो रहा है वो काउंट करने के लिए हमको क्या लगेगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी वहाँ पर लगा हुआ है वोल्टेज काउंट करने के लिए। उसके बाद में ये स्विच है, स्विच में जो है, स्विच में क्या होता है एक्चुअली कि वो जो करंट है वो सेल है उसको ऑन करना है, स्विच को ऑफ करना है, ऑन करना है सर्किट को, उसके लिए। ठीक है, हाँ, ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। ठीक है, इतने पार्ट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते थोड़ा आगे। तो चलो आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था ये वाले लेसन का, इसमें हमने पढ़े कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसके
उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या महत्व होता है इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने में। आफ्टर दैट हमने पढ़े कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे तैयार होगा, उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसके बारे में पूरा डीप में पढ़े हमने। आज के इसमें आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 202 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें से आपको पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोला गया है कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कि ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो कि मदद करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में अक्रॉस द डिवाइस। तो उसका आंसर है सेल और बैटरी। वो हेल्प करेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सर्किट क्या रहेगा कंडक्टर, उसको इक्वल रखने में। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, 2 पॉइंट के बीच में, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने देखो एक डेफिनेशन पढ़े थे जिसमें बोला कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन अगर हो रहा है किसके लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, तो उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर है। तो वही उसका मीनिंग भी होता है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन के लिए एक वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क डन होने के लिए किसी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रहेगा उसको इक्वल। वही बताया जो आपने डेफिनेशन दिखाया, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। इसको सॉल्व करके देखना है आपको कि कितनी एनर्जी में देना पड़ेगा किसके लिए, कूलम चार्ज का क्या करने के लिए, 6 वोल्ट ऑफ बैटरी में करंट पास करने के लिए। तो उसके लिए आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके पास में फॉर्मूला है, आपके पास में एक फॉर्मूला है, कौन सा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। उस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके देखना है, हिंट दे चुका हूँ मैं, आपको करना है। बिफोर दैट पेज नंबर 200 पे भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या है, इट इज एन कंटिन्यूअस पाथ। ये क्या है, कंटिन्यूअस पाथ है, क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। आफ्टर दैट डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर को आपको डिफाइन करना है जो कि हमने पहले ही करे हैं, तो एम्पियर को भी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए जैसे कि हमने जो वैल्यू लिखे थे 10 टू द पावर 18, ये जो आपको वैल्यू है ये आपको निकालना है 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितनी रहेंगे, ये वैल्यू कितनी आएंगी, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और 1 कूलम मीन्स हाउ मच, 1 कूलम मीन्स हाउ मच, बताओ क्या होगा। 1 कूलम के लिए जो हमको चार्ज अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपने वो फॉर्मूला पढ़े, पहला फॉर्मूला आपने वो पढ़े जिसमें दिया गया था कि 1 कूलम का चार्ज मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। इस पर से आपको उसकी वैल्यू निकालते चलना है। ठीक है, तो ये मिलेगी आपको, ये आपका क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपको। अगर नहीं जमता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, आपको बता दिया जाएगा फिर बाद में। तो आज के क्लास में हमने ये सारा जो पढ़े इसको आपको पूरा प्रॉपरली नोट डाउन करना है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, इसीलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी बताना हो गया, मतलब कि बेसिक पढ़े आज हमने। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। उसका ग्राफिकल और जो थ्योरेटिकल उसका जो पार्ट है